हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पार्ट 2। ये जो टॉपिक है पार्ट 1 के कंटिन्यूशन में है। पार्ट 1 के अंदर मैंने 5 पॉइंट तक कवर किए थे। अब पार्ट 2 के अंदर 6th पार्ट जो नदी विसर्प है उसके बारे में चर्चा करूँगा। नदी विसर्प या रिवर मेंडर्स क्या होता है? प्रौढ़ नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक सक्रिय होता है। क्योंकि अब जब नदी जो प्रौढ़ अवस्था में यानी कि मैदानी भाग में जब बह रही है तो उसका जो क्षैतिज अपर्दन अधिक होगा, यानी कि नदी के किनारे तटबंधों का कटाव होगा, गहराई में कटाव कम होगा क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है। परिणाम स्वरूप नदी अपनी घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। ये मतलब अब घाटी गर्तन की बजाय क्षैतिज अपर्दन अधिक होगा। इस अवस्था में नदी का मार्ग न तो समतल होता है और न ही समान चट्टानों से बना होता है। अतः नदियाँ सीधे मार्ग से न प्रवाहित होकर बल खाते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती हैं, यानी कि जहाँ पर भी उनको अवरोध उत्पन्न होता है तो नदी अपना रास्ता बदल लेती है। कठोर चट्टान आती है तो वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलती है। इस कारण नदी के मार्ग में छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं। नदी सर्पाकार रूप में बहने लगती है। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। एशिया माइनर की मियांडर नदी इस तरह के बड़े बड़े मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। इसी वजह से इस नदी के नाम पर ही ये मियांडर या विसर्प नाम पड़ा इस आकृति का। मियांडर आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से क्षैतिज अपर्दन तथा लंबवत अपर्दन का परिणाम होता है। आंशिक रूप से निक्षेप यानी कि जमाव तथा अधिकांश रूप में क्षैतिज अपर्दन तथा लंबवत अपर्दन के का परिणाम होता है। ये मैं इस डायग्राम के द्वारा देखिए। जब ये नदी बह रही है तो अब क्या होगा, यहाँ पर कोई कठोर चट्टान आ गई होगी इस जगह पे, तो नदी इससे टकरा के और ये मुड़ गया पानी, और पानी मुड़ेगा तो एकदम से बहुत इधर मुड़ेगा, तो ये जो इधर जो ये वाला किनारा है ये तो कटेगा ऐसे, और यहाँ पर जमा होता मिट्टी का जमा होगा क्योंकि यहाँ पर इस किनारे पे पानी की गति धीमी है। अब इसी प्रकार से देखिए, अब ये यहाँ पर इस किनारे को क्यों बाहर वाले किनारे को धक्का देगा पानी, तो ये कटाव होगा और ये चट्टान कटेगी और जो मिट्टी के कण हैं वो यहाँ पर जमा होते जाएंगे इधर। इसी प्रकार से अब ये पानी इधर की तरफ टक्कर मारेगा तो ये वाला कटेगा, ये हिस्सा कटेगा और ये अंदर वाला है यहाँ पर जमा होता जाएगा, और ये इस प्रकार से नदी विसर्प कहते हैं इसको। जैसे सांप के रूप में जैसे बह रही है मिएंडर के रूप में, तो ये इस प्रकार से इसमें अपर्दन और निक्षेप दोनों के द्वारा ये आकृति बनती है। देखिए अपर्दन कहाँ पर हुआ, ये वाला, ये क्षैतिज अपर्दन हो गया, और लंबवत अपर्दन भी इसकी गहराई में इसको गहरा करते जाते हैं, और ये वाला हिस्सा है ये निक्षेप हो गया, इधर तो निक्षेप, और ये इधर अपर्दन, और ये निक्षेप। इधर ये वाला निक्षेप है, ये लिखा हुआ निक्षेप, और ये वाला है ये अपर्दन है। तो ये अपर्दन और निक्षेप द्वारा ये आकृति बनती है। अब इसमें देखिए नदी जब बह रही है पहले शुरू में ऐसे बहती है, अब उसमें सांप की तरह से ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर ये देखिए अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ कटाव हो रहा है, यानी यहाँ तो ये अपर्दन वाला हिस्सा है और ये जमाव वाला है, यहाँ जमा होता जाएगा, फिर ये ऐसे मुड़ेगा, फिर यहाँ पर ये अपर्दन इस वाले किनारे पे पानी
अपना जोर दिखाएगा तो ये अपर्दन होगा और इधर निक्षेपण होता जाएगा। इस प्रकार से ये जैसे नदी सांप की तरह से बहते हुए जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो अब ये नदी का पानी जो है इसको इस वाली दीवार को काटेगा और इधर की तरफ जमा होता रहेगा। फिर ये इधर की तरफ जैसे ये मुड़ा तो ये नदी इधर काटेगी और कुल मिला के ये धीरे धीरे इस प्रकार से ये नदी ऐसे हो जाएगी, ऐसे बहती हुई ऐसे चली जाएगी। ये वाला जो हिस्सा है ये अलग हो जाएगा और अब जब बाढ़ आएगी जब इसमें भी पानी भर जाएगा और नहीं तो नदी ऐसे सीधी बहने लग जाएगी ऐसे। और इस प्रकार से इसको गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बोलते हैं। घोड़े के नाल की तरह से है तो इसको ऑक्सबो लेक बन जाएगी या गोखुर झील बन जाएगी। तो ये इसमें इस प्रकार की आकृति बनती है। इसके बाद में पेनीप्लेन। पेनीप्लेन के अंदर जब नदी की समुद्र में मिलने से पहले उसकी पानी की गति धीमी हो जाए, नदी की गति धीमी हो जाती है क्योंकि समतल है मैदान और अपरदन की करने की क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन बीच बीच में अपरदन की क्षमता कम होने की वजह से जो नदी के बीच में कुछ चट्टानें खड़े रूप में रह जाती हैं इधर उधर छोटी मोटी, जिनका अपरदन नदी द्वारा करना संभव नहीं होता, उन्हें मोनार्ड कहते हैं। और ये इस प्रकार से पेनीप्लेन यानी कि संप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है या पूरा मैदानी नदी का जो पेटा है वो पूरा समतल दिखाई देता है। इधर उधर कहीं कहीं पर छोटी मोटी जो चट्टानें इस प्रकार से खड़े हुए रूप में दिखाई देती हैं जिनको कि मोनार्ड कहते हैं। तो ये मोनार्ड कहाँ पर, पेनीप्लेन में बना। नदी अब इसके बाद में नदी का निक्षेपात्मक कार्य यानी कि जो निक्षेपण या जमाव होता है उससे कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। नदी का अपरदन कार्य विनाशात्मक होता है तो निक्षेप का कार्य रचनात्मक होता है। अपरदन का कार्य विनाशात्मक क्योंकि इससे विनाश हो रहा है, अपरदन हो रहा है, और निक्षेप का कार्य रचनात्मक होता है, वहाँ पर नई स्थलाकृति की रचना हो रही है। अपरदन के समय नदियाँ स्थलखंड को काटकर, घिसकर तथा चिकना बनाकर विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करती है। इसके विपरीत निक्षेपात्मक कार्य में तरह तरह के मलबा का विभिन्न रूपों में जमा करके विचित्र स्थल रूपों की रचना करती है, जिन्हें रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं। तो ये जो प्रमुख निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं उनमें सबसे पहले जलोढ़ पंख व जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख सरिता द्वारा रचनात्मक स्थल रूपों में महत्वपूर्ण होता है तथा नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक होता है। नदियाँ अपने बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल मैदान में प्रवेश करती हैं तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है। क्यों? ढाल कम है। इस कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल के आधार पर जमा हो जाते हैं क्योंकि नदी की परिवहन शक्ति में कमी हो जाती है। इस कारण पदार्थों का परिवहन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। अर्धवृत्ताकार यानी आधे सर्किल के रूप में जो निक्षेपण होता है, इस प्रकार से ये आकृति बन जाती है। ये जमाव ऐसे हो जाता है। तो ये अर्धवृत्ताकार रूप में निक्षेपण होता है जिसे जलोढ़ पंख यानी कि एक पंख के रूप में ये आकृति बन जाती है। जलोढ़ पंख वास्तव में जलोढ़ शंकु ही होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि शंकु की अपेक्षा पंख का ढाल मंद होता है, केवल इतना सा अंतर है। दूसरा है तटबंध। तटबंध तो ये इससे ये मानिए, मैं इसका डायग्राम में दिखाऊंगा। तटबंध में अभी पहले
नदी के दोनों किनारों पर, जब नदी बह रही है मैदानी भाग में, तो उसके दोनों किनारों पर मिट्टी का जमाव द्वारा लंबे लंबे बंदों का निर्माण हो जाता है, और ये इसे ही तटबंध कहते हैं। जैसे ये नदी बह रही है, तो ये जो नदी बह रही है इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक है, तो ये जो मिट्टी के कण वगैरह है वो यहीं पे जमा हो जाते हैं यहाँ, और ये जो एक तरह से तट बन जाता है, तटबंध हो जाता है। बंद मतलब मिट्टी का जमाव हो जाता है और नदी नीचे बह रही होती है। तो ये चूँकि ये बंध प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनसे बाढ़ के समय सुरक्षा होती है, अतः इन तटबंधों को प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं, नेचुरल लेवीज। अवरोध वेग में निहायत कमी के कारण नदी के मलबे का निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहा जाता है। ये डेल्टा वाला तो आगे टॉपिक ले लेंगे, इसमें नदी का डेल्टा ये इसमें डायग्राम में दिखा है प्राकृतिक तटबंध। देखिए ये जो नदी बह रही है, ये वाली ये नदी बह रही है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर देखिए ये मिट्टी का जमाव हो गया, ये मिट्टी का जमाव हो गया और ये एक मेड़ बन गई, ऊंची नेचुरल मेड़ बन गई, और इसके अंदर यहाँ पर पानी बह रहा है। बाढ़ के टाइम पे इस मेड़, ऊंचाई वाली मेड़ की वजह से आसपास के लोगों को एक सुरक्षा कवच प्रदान होता है, और ये प्राकृतिक तटबंध के द्वारा। नदी द्वारा निर्मित रचनात्मक स्थल रूपों में डेल्टा का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध हो जाता है तथा वेग में निहायत कमी होने के कारण एक तो पानी की गति धीमी हो जाती है जब नदी समुद्र में या झील में मिलने वाली होती है। क्यों? क्योंकि जब एक तो ढाल कम हो जाता है और इस वजह से पानी धीमी गति से बहता है, तो उसके अंदर जो लोड है, वो जो बोझ है, वो मलबा है, वो वहाँ पर निक्षेप होने लगता है। इसकी वजह से जो नदी है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बदली हो जा मतलब अलग अलग शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से जैसे ये नदी चल रही है ये, और अब ये यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर बीच में जमाव होता रहेगा, और इस प्रकार से ये आकृति एक डेल्टा के रूप में आकृति बन जाती है। ये इस प्रकार से ये बीच बीच में यूँ जमाव, यहाँ जमाव हो गया, ये वाला मिट्टी का जमाव हो गया, तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स में नदी बन जाती है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। ये ग्रीक अक्षर जो है डेल्टा, ग्रीक अक्षर ये इसको डेल्टा बोलते हैं, इस आकृति में ये बन जाता है, क्योंकि इस रचनात्मक स्थल रूप का आकार डेल्टा अक्षर से मिलता है, इसलिए इसे डेल्टा कहते हैं। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपणात्मक स्थल रूप के लिए हेरोडोटस द्वारा किया गया, ये याद रखना है। बाद में सभी नदियों के मुहाने पर निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों के लिए डेल्टा शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये अलग अलग प्रकार के डेल्टा हैं। ये देखिए ये डेल्टा की आकृति, ये मेडिटेरियन सी पे नील नदी का डेल्टा दिखाया है। तो इस प्रकार से डेल्टा अक्षर ग्रीक अक्षर के समान ये आकृति बनती है। तो इस प्रकार से ये जो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ दोनों महत्वपूर्ण हैं, और इसके ऊपर एक बड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का विस्तार से वर्णन करें, तो उसके अंदर आपको डायग्राम के साथ में अपर्दनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का विस्तार से वर्णन करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।